जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़े होंगे, उनके खिलाफ रजीम चेंज जैसे ड्रामा किया जा सकता है। ईरान के ऊपर इस वक्त चाइना की नज़र है, ईरान रशिया की तरफ नज़र है और अमेरिका की डेफिनेटली आइज़ तो ईरान के ऊपर है ही। इज़राइल के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इज़राइल ग्रेटर इज़राइल बनाना चाहता है और ग्रेटर इज़राइल बनाने के लिए जो रिसर्चर है, मुहक्किकीन है, वो इस बात पर बार बार नज़र डालते हैं कि ये सिर्फ ईरान की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की भी जंग है। पर उन ममालिक को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते जो ईरान से पहले अमेरिका की सो कॉल्ड जंगों की नज़र हुए और अभी तक उनमें से कोई भी एक चीज़ साबित नहीं हो सकी है। रूस मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगा। एशिया के तकरीबन तमाम ममालिक में जहाँ जहाँ तेल के ज़खायर आते जाते थे, आबनाए हुर्मुज़ के बंद हो जाने की वजह से उनमें किल्लत का सामना है, पाकिस्तान में मौजूद अमेरिका के जो सिक्योरिटी अफसरान थे वो भी आज वापस अमेरिका रवाना हो गए हैं। 2022 में जिस वक्त पाकिस्तान में एक रिजीम चेंज के हवाले से खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान जो कि उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने शेयर की, उसके बाद ये वीडियो मुकम्मल देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि वीडियो के अगले चंक में हम ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं रीजनल कोलैबोरेशंस के हवाले से। ज़रा सोचें कि ईरान इतना अहम क्यों है। इस वक्त अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नज़रें जिस मुल्क पे लगी हैं वो ईरान है और ईरान ने अपनी अहमियत का जो लोहा है वो ख़ुद मनमाया है। ये हमें कैसे पता चलता है? गुज़िश्ता 2 महीनों में होने वाली वो एक्टिविटीज़ जो ख़ास तौर पर जंग से शुरू हुई थी और अब तक जारी हैं, वो सब ये साबित कर रही हैं कि ईरान किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है। ईरान के ऊपर इस वक्त चाइना की नज़र है, ईरान रशिया की तरफ नज़र है और अमेरिका की डेफिनेटली आइज़ तो ईरान के ऊपर है ही। इज़राइल के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इज़राइल ग्रेटर इज़राइल बनाना चाहता और ग्रेटर इज़राइल बनाने के लिए इज़राइल का ये ख़्याल है कि वो पाकिस्तान के कुछ इलाकों तक ईरान की सरहदों को हासिल करेगा। और पूरी दुनिया में जो कहने वाले हैं, तारीख़दान हैं और जो रिसर्चर हैं, मुहक्किकीन हैं, वो इस बात पर बार बार नज़र डालते हैं कि ये सिर्फ ईरान की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की भी जंग है और पाकिस्तान इस जंग में सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को आप कंबाइन करके देखें तो आपको वाज़ेह तौर पे पता चलेगा कि ये जंग सिर्फ ईरान की जंग नहीं है। इस जंग में ईरान के साथ साथ दीगर ममालिक भी शामिल हैं, जिनमें चाइना, रशिया, पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और ईरान के साथ जुड़े हुए बहुत से ममालिक शामिल हैं। ख़ास तौर पर उन ममालिक को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते जो ईरान से पहले अमेरिका की सो कॉल्ड जंगों की नज़र हुए और अभी तक उनमें से कोई भी एक चीज़ साबित नहीं हो सकी है। रशिया का ये कहना है कि ईरान के मसले की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और ये बात हम व्लादिमीर पुतिन के एक बयान के हवाले से कोट कर रहे हैं। आपको यहाँ बताते चले कि ईरानी अब्बास अराग़ची पाकिस्तान में मौजूद थे। उसके बाद वो पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने के बाद सैटरडे की रात को रवाना हुए और उन्होंने कुछ दीगर ममालिक का, जिसमें ओमान भी शामिल है, उनसे जाकर मीटिंग्स की, मुज़ाकरात किए। फिर वो पाकिस्तान वापस आए और उसके बाद उन्होंने रशिया का
रुख किया। इस वक्त वो रशिया में मौजूद हैं और बहुत ही अहम कार्रवाइयों का एक सिलसिला जारी है। आपको अगर अब्बास अरागची के दौरे रूस के हवाले से आगाह करें तो रूस मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगा, ऐसा कहना है रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन का। और ये बहुत अहम बात है इस वक्त जब खित्ता शदीद जंगी सूरत हाल से दो चार है और कुछ अरसे के लिए यहाँ पर सीज़ फायर है। इसमें व्लादिमीर पुतिन का ईरान के हक़ में गवाही देना या ईरान के हक़ में बात करने का मतलब ये है कि इस वक्त जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ अपना अलाइंस स्टॉक करने जा रही हैं। वहीं आपको ये बताते चलें कि इस जंग के असरात एशियाई दुनिया पर बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आना शुरू हो गए हैं। एशिया के तकरीबन तमाम ममालिक में जहाँ जहाँ तेल के ज़खायर आते जाते थे, आबनाए हुर्मुज़ के बंद हो जाने की वजह से उनमें किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। इस्लामाबाद के हवाले से हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि गुज़िश्ता 8 दिनों से इस्लामाबाद बंद था और अब इस्लामाबाद आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुआ है। आज सुबह तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद अमेरिका के जो सिक्योरिटी अफसरान थे वो भी आज वापस अमेरिका रवाना हो गए हैं। इसका मतलब वाज़ेह तौर पे ये है कि अब मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। ये ख़बर हमने आपको कम अज़ कम 6 दिन पहले दी थी, जिसमें हमने बताया था कि इस्लामाबाद में ईरानी डेलीगेशन आए या ना आए, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात इस्लामाबाद में नहीं हो रहे हैं। अगर तफ़सीलात के साथ बात करें तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची के दौरे के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र है एंड डेफिनेटली पीपल वांट टू गेट सम इनसाइड। लेकिन रशिया जैसे मुल्क से या चाइना जैसे मुल्क से ये बहुत बईद है कि वहाँ से आपको ज़राए के ज़रिए से कुछ ख़बर मिल जाए अनटिल कि ये ममालिक ख़ुद ना चाहें कि कोई ख़बर पब्लिश हो जाए। तो कुछ रूस की जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो ये रिपोर्ट कर रही हैं कि वज़ीर ख़ारजा और पुतिन के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसमें कहा गया है कि ईरानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी और हौसले से लड़ रही है, ऐसा अब्बास अरागची का कहना है। तास ने पुतिन के हवाले से कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान के इस मसले को जल्द से जल्द हल कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें तास रूस का एक ऑफिशियल मीडिया चैनल है। रूसी खबरसा एजेंसी के मुताबिक पुतिन ने मज़ीद अरागची के हवाले से बात करते हुए कहा है कि रूस मशरिक़ वस्ता में जल्द अज़ जल्द क़याम अमन की कोशिशों को तेज़ करके इसको हल करना चाहता है और इस वक्त अमन का क़याम बहुत नागुज़ीर है। इससे कबल अब्बास अरागची ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टेलीग्राम के एक चैनल पर एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें अब्बास अरागची और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। हैंड शेक की ये तस्वीर इन दोनों ममालिक के रहनुमाओं के कनेक्शन को ज़ाहिर कर रही थी। आपको ये भी बताते चलें कि इस मुलाकात के दौरान रशियन प्रेसिडेंट ने वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, जबकि ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके साथ जो उनका कोट है उसका कलर ब्लैक था। ताहम तस्वीर को देख के ये अंदाज़ा होता है कि उन्होंने टाई नहीं लगाई हुई थी। लेकिन अगर रशियन प्रेसिडेंट की टाई के हवाले से बात करें तो वो कुछ मैरूनिश कलर की टाई है, जो कि एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक बड़ा पैगाम दे रही है और वो बोल्डनेस, शार्पनेस, इन तमाम चीज़ों को ज़ाहिर कर रही है जो रशियन प्रेसिडेंट के सूट से हमें अंदाज़ा हो रहा है। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन और इनकी मुलाकातों के हवाले से मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि इन तमाम ख़बरों को हम किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं कर सकते और हम गुज़िश्ता कई महीनों से तवारे पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से आपको बार बार बता रहे हैं कि रीजनल कोलैबोरेशन का एक सिलसिला 2017-18 में शुरू हुआ था। बेसिकली इसकी बुनियाद 2015 में पूरी दुनिया में रख दी गई थी। ताहम बराक ओबामा की पॉलिसीज़ की वजह से अमेरिका कुछ रिलैक्टेंट था,
لیکن اگر آپ ایشیائی ممالک کی بات کریں، خاص طور پر رشیا اور چائنا، وہ ان تمام معاملات کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے تھے اور ریجنل کولیبریشن کے اوپر بہت فوکس کیا جا رہا تھا۔ بڑے بڑے نیوز کے آرٹیکل اور جرائد میں بار بار یہ لکھا جا رہا تھا کہ دیز ایئرز آر ویری امپورٹنٹ، ان سالوں میں دنیا اپنی الائنمنٹ سیٹ کرنے جا رہی ہے، تاہم ہمیں واضح طور پر کوئی بھی ایسی چیز گزشتہ ان سالوں میں دکھائی نہیں دی۔ 2022 میں جس وقت پاکستان میں ایک رجیم چینج کے حوالے سے خبر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان، جو کہ اس وقت کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے شیئر کی، اس کے بعد یہ ریجنل کنیکٹیوٹی ہمیں واضح طور پر کھل کر سامنے آتی ہوئی نظر آ گئی، جس میں کہا جا سکتا تھا کہ وہ ممالک جو امریکہ کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے، ان کے خلاف رجیم چینج جیسے ڈرامہ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم مجھے آج تک یہ لگتا ہے کہ اس کے بھی پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ضرور موجود ہے کہ عمران خان اب تک جیل میں کیوں ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے تعلقات کی بات کریں تو واضح طور پر عمران خان بہت بولڈ قسم کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیل سے آنے والا ہر پیغام واضح طور پہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی ہم مذاکرات نہیں کریں گے، میں سر نہیں جھکاؤں گا۔ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ ایک اچھی بات ہے، خاص طور پہ ایک لیڈرشپ کی کوالٹیز نظر آتی ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان کو اگر 2 دن جیل میں رہنا پڑا تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور اب 2022 سے لے کر 2026 تک وہ کافی عرصے سے جیل میں ہیں۔ بیچ میں وہ بالکل ان کی کسی سے ملاقات نہیں کرائی گئی، ان کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی، لیکن کمنگ بیک ٹورڈز دا ریجنل الائنمنٹ تو واضح طور پہ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں ریجنل الائنمنٹ کا یہ جو سلسلہ ہے وہ عمران خان کی حکومت سے ہی شروع ہوا تھا، جہاں پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان رشیا گئے تھے اور یہ بات امریکہ کو ناگوار گزری تھی، اور آج وہی رشیا اور چائنا اور ایران مل کر اس خطے کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ شاید اگر پاکستان نے اس وقت کچھ بہتر سمت میں قدم اٹھائے ہوتے تو اس کے رزلٹ کسی اور طرح ہوتے، لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس میں ہم پاکستان کی اس کنٹریبیوشن کو جو وہ ایک ثالثی کے طور پہ ادا کر رہا ہے اس کو بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی یہ کاوشیں پہلی دفعہ نہیں ہیں، اس سے پہلے ہم نے مصر کی جو جنگ تھی اس میں یہ پاکستان کی طرف سے ایسا ہی کردار ادا کیا گیا تھا، لیکن کیونکہ ہماری میموری شارٹ ٹرم لاس کے فارمولے پہ چلتی ہے اس لیے ہم یہ سب کچھ بھول گئے۔ اس کے علاوہ پاکستان ملیشیا اور امریکہ کے درمیان بھی صلح کا کردار ادا کر چکا ہے۔ اس سے قبل جس وقت امریکہ کی جانب سے افریقہ اور دیگر ممالک کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا اس وقت بھی پاکستان کی کنٹریبیوشن بہت اہم تھی، تاہم عراق وار میں پاکستان ایک ثالثی کا کردار نہیں ادا کر سکا، لیکن واضح طور پر پاکستان ایز این بردر مسلم کنٹری عراق کے مشکل وقت میں عراق کے ساتھ ہمیں کھڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت پاکستان کی امپورٹنس ریجنل کولیبریشنز کے حوالے سے مڈل ایسٹ کو اگر سامنے رکھیں تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے کیونکہ مڈل ایسٹ کے سعودی عرب جیسے ممالک کے ساتھ پاکستان کے اسٹریٹجک ڈیفنس کے ایگریمنٹ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں بہت اہمیت اختیار کر گئی ہیں۔ سی پیک کی وجہ سے ریجنل کنیکٹیوٹی میں پاکستان کو کلیدی کردار حاصل ہے، جو کہ BRI یعنی بیلٹ اینڈ روٹ انیشیٹو کا ایک کمپوننٹ ہے۔ لیکن اگر پاکستان اس کنٹریبیوشن میں فیل ہوتا ہے اور سی پیک کو بہتر طریقے سے نہیں چلایا جا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا چائنا اپنا ٹرسٹ پاکستان کے اوپر سے لوز کرے گا، اور وہیں جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے، کیونکہ پاکستان واضح طور پر ابھی تک یہ شو نہیں کر پایا کہ وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے یا وہ چائنا کے ساتھ کھڑا ہوگا، تاہم فارن آفس اور دیگر بہت ساری بریفنگ اٹینڈ کرنے کے بعد بار بار ہمیں یہ موقف دکھائی دیتا ہے پاکستان کا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات نہیں خراب کرنا چاہتا اور چائنا اور رشیا کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہتا،
تاہم یہ تمام چیزیں اوور دا ٹائم ضرور سیٹ ہو جائیں گی، جس میں ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ریجنل الائنمنٹ کے اس گول میں پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہے۔ لیکن اس وقت ساری دنیا میں جو سب سے ضروری چیز اور سب سے اہم نظریں ہیں وہ صرف اور صرف ایران کے اوپر ہے کہ اگر ایران اور لبنان کی یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ واضح طور پر دنیا امن کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی۔ میں ہوں صوفیہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں توار پاکستان۔ توار پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کے لیے وہ اتھینٹک انفارمیشن لے کر آتے ہیں جن کے ذریعے آپ کلیئرٹی کے ساتھ اپنے ویژن کو براڈ کر سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ مصدقہ معلومات شیئر کرنا چاہتے ہیں۔